8वीं कक्षा का तीसरा पाठ संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का अध्ययन करेंगे। हम जो परिधान डालते हैं, जो भी वस्त्र डालते हैं, वो रेशों से बना है, धागों से बना है। ये धागे कहाँ से आते हैं? ये धागे जो है हमारे दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, छठी में भी पढ़ा है। प्राकृतिक रेशे जो है हमारे कपास, ऊन और रेशम। इसका अर्थ है कि कपास और ऊन ये हमें पादप से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, और रेशम का कीड़ा होता है जो कि हमें जंतु से प्राप्त होता है। वैसे तो ऊन भी हम जो है भेड़ों से प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पादप से हम प्राप्त करते हैं रेशे, वो पादप तंतु हो गए, और जो जांतत्व जंतुओं से लेते हैं वो जांतत्व हो गए। ये दोनों ही हमारे प्राकृतिक हैं। अब कृत्रिम रेशे कौन से हैं? कृत्रिम रेशे वह रेशे हैं जो मानव निर्मित खुद करता है। ऐसे रेशे जो मानव बनाता है उनको कृत्रिम रेशे कहते हैं, और उन्हीं रेशों को हम संश्लेषित रेशे का नाम दिया है। संश्लेषित रेशे वह रेशे हैं जो कि एक जैसे माला होती है, एक कड़ी, एक इकाई को जोड़कर एक माला बनाई जाती है, इसी प्रकार के छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको एक माला में पिरो दिया जाता है। इसको बहुलक भी कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, बहुलक जो है आपका बहुलक, इसको इंग्लिश के अंदर पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीमर, पॉली मीन होता है अनेक और मर मीन होता है इकाई, मतलब अनेक इकाइयों को जोड़ने के उपरांत जो पदार्थ बनता है उसको जो है हम बहुलक या संश्लेषित रेशे कहते हैं। अनेक जो है भाग या इकाई, कोई भी लिख सकते हो इसमें से, ठीक है। अब हम इसमें जो अध्ययन करने वाले हैं कि संश्लेषित रेशे कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, उनके गुण क्या हैं। सबसे पहले संश्लेषित रेशे को जो है हम 3 भागों में बांटा है। संश्लेषित रेशे, इनके जो 3 भाग हैं उनका एक एक बारी में सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है रेयॉन, दूसरा आता है नायलॉन, तीसरा आता है बच्चों पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, एक्रेलिक, एक्रेलिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेयॉन। रेयॉन जो है कृत्रिम रेशा है। सबसे पहले रेशम का जो कपड़ा है वो आपको पता हो, चीन के अंदर सबसे पहले चीन ने उसका आविष्कार किया था, मगर उसको कई सालों तक उसको गोपनीय रखा था, और उस रेशम के कीड़े का जो कपड़ा था बहुत ही अच्छा, मुलायम टेक्सचर, बहुत ही मन को भाने वाला था और बहुत ही हल्का था वो। उसी प्रकार का रेशम के कपड़े के गुणों को देखते हुए काष्ठ जो होता है, काष्ठ की लुगदी, लुगदी, इससे जो है एक रेशा बनाया गया। वो रेशा रेशम के टेक्सचर जैसा था, हल्का था और मुलायम था और बहुत ही देखने में सुंदर था। इससे जो रेशा बना, कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित, उस रेशे को नाम दिया रेयॉन। ठीक है बच्चों। अब जो है, जो रेयॉन केमिकल इससे प्राप्त हुआ, सेलुलोज, सेलुलोज जो है पौधों के अंदर जो पदार्थ होता है वो बहुलक पदार्थ है, उससे रेयॉन बनाया। और रेयॉन के अंदर यदि
कपास को ऐड कर दिया, मतलब मिला दिया दोनों को, तो बन गई आपकी चादरें, खूबसूरत सी चादरें जिनको बेडशीट बोलते हैं। ये जो है चादरें आप घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और रेयॉन के साथ ऊन को मिला दिया तो आपके सुंदर से कालीन बन जाते हैं, कारपेट बोलते हैं, कालीन। ठीक है, ये तो था प्यारे बच्चों रेयॉन के बारे में। नेक्स्ट आता है नायलॉन। नायलॉन एक प्रकार का रेशा है और बहुत ही क्या है, प्रबल है। प्रबल का अर्थ होता है बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्रत्यास्थ है। देखिए इसकी मैं क्वालिटी बता रहा हूं, इसके गुण बता रहा हूं। प्रबल है, प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ आप इस शब्द को याद कर लेंगे, प्रत्यास्थ है। और क्या है, हल्का है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। प्रबल इतना है कि इस्पात की जो तारें होती हैं, लोहे की तारें होती हैं, उनसे भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। प्रत्यास्थ का अर्थ है, प्रत्यास्थ मतलब उसको किसी भी आकार में डाला जा सकता है और बहुत ही हल्का मुलायम होता है। आपकी जो पैराशूट होता है, जो पैराशूट जो है आपका हवाई जहाज से जब कोई भी कूदते हैं, पैराशूट की जो छाता खुल जाता है, उसकी जो रस्सियां होती हैं वो भी नायलॉन की बनी होती है और हल्का होता है। माउंटेन के ऊपर जब चढ़ते हैं तो उनके पास एक रस्सी का टुकड़ा होता है, वो भी नायलॉन का बना होता है। मतलब उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जो है इतना हल्का, उसको कैरी करना भी आसान है और उसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। तो आपके घरों के अंदर जो सबसे मेन आपका टूथब्रश है, टूथब्रश के ऊपर जो रेशे होते हैं काफी समय तक चलते हैं और वो भी नायलॉन के बने होते हैं। आपकी जुराबें हैं, सॉक्स हैं। ठीक है। तो घरों के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आप कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लेके आते हैं, नायलॉन की लेके आते हैं, हल्की होती है। ठीक है। और वो भी नायलॉन की बनी होती है। छाता, छतरी का जो कपड़ा होता है जिसमें पानी जो है आपका जो है नहीं होता, छाता इसलिए होता है कि पानी अंदर ना आ जाए, उसके अंदर भी नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत से गुण हैं नायलॉन के। मेन गुण जो इसमें आपने संक्षिप्त में बताना है वो यही है कि ये प्रबल है, प्रत्यास्थ है और हल्का है और इतना स्ट्रांग है कि इस्पात की वायर्स भी जो है इसके नीचे इसके कम पड़ती है, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद आता है पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर के आपके कपड़े हैं जिनको जो है आपको जो है उसकी जो क्रीज होती है उसको वो खराब नहीं होती है, जल्दी सूखते हैं। सबसे बड़ी बात, पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं, पैंट है, शर्ट है पॉलिएस्टर की, जो है जिसको टेरिलीन जो है फेमस हुआ था कपड़ा, बहुत ही टेरिलीन के नाम से, उसको जो है थोड़ी देर सुखाओ तो सूख जाता है और उसके ऊपर जो है आपकी जो है बिल्कुल वो खराब नहीं होती, उसको प्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो पॉलिएस्टर, पॉली जमा एस्टर के नाम से ये दो शब्दों से मिलकर बना है पॉली एस्टर। पॉली मीन अनेक और एस्टर एक रासायनिक पदार्थ का नाम है और वो एस्टर ग्रुप जो है वो इसके साथ जुड़कर एक रसायन पदार्थ की बहुलक जो है वो बनाता है जिसको हम पॉलिएस्टर कहते हैं। अब बात आई एक्रेलिक। एक्रेलिक जो है वो आपका सर्दियों के दिनों में स्वेटरें, शॉलें और जो है कंबल, ये जो है एक्रेलिक के बने होते हैं। क्योंकि ऊन जो है बहुत महंगी है, ऊन के जो कपड़े हैं वो प्राकृतिक जो ऊन है वो महंगी है। एक्रेलिक जो है इससे सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, इसलिए ये बहुत ही प्रचलन में है। कार्य इसका वही है जो कि ऊन करता है, सर्दी से बचाता है। ठीक है। और इसकी स्वेटर बनती हैं, ऊन बनती है और आपकी जो है शॉलें बनती हैं और इसके कंबल बनते हैं। इसलिए यह ज्यादा प्रचलित में है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है। ठीक है। और हानियां भी हैं इसकी। हानियां ये है कि ये आग को जो है वो जल्दी पकड़ लेता है और वो आग को लेकर सुखड़ जाता है। ऐसे ही पॉलिएस्टर भी, पॉलिएस्टर आपके माताएं जो है रसोई के अंदर कार्य करती हैं तो पॉलिएस्टर के कपड़े डालकर कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आग को जल्दी पकड़ लेते हैं और आग को पकड़ने के बाद भी वो जलने के बाद जो है सुखड़ जाते हैं और शरीर को चिपक जाते हैं। ये इसकी हानि है, मतलब शरीर को चिपक जाएंगे तो शरीर जल जाएगा। इसलिए रसोई के अंदर माताओं को कोई भी कार्य करती हैं तो सूती के कपड़े डालने चाहिए। ठीक है। तो ये था तीनों प्रकार के हमारे रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर के बारे में आपको मैंने संक्षिप्त में बताया है कि ये
संश्लेषित रेशे के 3 प्रकार हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म का नेक्स्ट टॉपिक में संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है इसका। टॉपिक वाइज एक एक जो है इसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सभी बच्चे जो हैं इस पार्ट को ध्यान से समझें, ठीक है। इसके ऊपर बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। एक तो इसमें रेयॉन और मैंने कपास का बताया, रेयॉन और कपास मिलकर क्या बनाते हैं, चादरें बनाते हैं। रेयॉन और ऊन मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है, और कालीन बनाते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार आता है, ठीक है। और एक ये भी आता है कि कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो कृत्रिम रेशा जो है रेशम कौन सा है, तो वो रेयॉन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। इसमें आप लिख सकते हैं कि संश्लेषित रेशे जो है बहुत ही हल्के होते हैं, प्रबल होते हैं, ठीक है, और मिलने में आसानी होती है, और सबसे बड़ी बात ये सस्ते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे दैनिक जीवन के अंदर इनका बहुत ही उपयोग है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो आपका वही प्लास्टिक बहुलक है। बहुलक इसके अंदर जो इसकी संरचना होती है वो इकाई के रूप में भी हो सकती है, ऐसे इकाइयां हो सकती हैं, मतलब इनको श्रृंखला बोलते हैं। ये एक एक इकाई है, मतलब एक रासायनिक पदार्थ है कोई भी, और इनका क्रॉस बद्ध भी हो सकता है। क्रॉस बद्ध कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं, ऐसे करके ये फिर इधर जुड़ जाएंगे, ऐसे ही ये इधर जुड़ जाएंगे, तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। श्रृंखला के अंदर बिल्कुल लाइन में है, और ये क्रॉस बद्ध है। 2 आकार की संरचनाएं होती हैं प्लास्टर के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों। और प्लास्टर जो है वो नॉट प्लास्टर, प्लास्टिक। प्लास्टर तो मैं गलत बोल गया, प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक के जो संरचना है वो इकाई और क्या कहते हैं आपकी क्रॉस बद्ध के रूप में होती है। अब प्लास्टिक जो है वो आपका दैनिक जीवन के अंदर प्लास्टिक जैसे ही आया एक क्रांति सी आ गई। क्रांति इन द सेंस जो भी वस्तुएं जो हमारी धातुओं से यूज करते थे, बाल्टी करते थे, कोई भी वस्तु हम धातु की इस्तेमाल करते थे, वो एक तो भारी होती थी, हैवी होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही मुश्किल होता था। उसका स्थान जो है किसने ले लिया, प्लास्टिक ने ले लिया। प्लास्टिक एक हल्का पदार्थ मिल गया, ठीक है, और जो है चिरस्थायी था। चिरस्थायी मतलब उसको किसी भी आकार में बदल सकते थे, उसको कोई भी रंग दे सकते थे। आपकी प्लास्टिक की बाल्टियां खूबसूरत रंगों में मिलती है, ठीक है, और मग हैं, ठीक है, आपके रसोई के जितने भी मोस्टली बर्तन हैं प्लास्टिक के आ गए, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो 2 भागों में विभाजित हुआ, एक थर्मोप्लास्टिक है, एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ, सभी बच्चे का ध्यान देंगे। थर्मोप्लास्टिक, एक तो है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। इन दोनों के बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है आपका पीवीसी है। पीवीसी आपकी पीवीसी की तार, बिजली की तारें होती हैं, उसके ऊपर पीवीसी पाइप होता है, उसके ऊपर पीवीसी लिखा होता है। इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये जो है थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक का ही एक रूप है। दूसरा आपका जो मेन आप यूज करते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है बहुत ही प्रचलन में है, सरकार ने काफी समय से इसको जो है इसके ऊपर रोक लगा रखी है क्योंकि इसके दुष्प्रभाव ही हैं, मगर पॉलीथीन का चलन जो है वो सबसे अधिक है क्योंकि एक सबसे ज्यादा जो है क्या है
बहुत ही इजी है, कैरिंग इजी है, ठीक है। मतलब थोड़े में ज़्यादा सामान आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक इसमें क्या है कि इनको गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं, ये पॉइंट है मेन, कि इनको जब हम गर्म करते हैं, पॉलीथीन को आप गर्म कीजिए तो वो एक सुगड़ जाता है, पिघल जाता है, ऐसे ही पीवीसी पाइप, ठीक है। मगर जो थर्मोसेटिंग है वो एक बार जो आकार ले लेता है उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो ये नहीं पिघलेगा, ठीक है। और इसको मोड़ तोड़ सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक को मोड़ सकते हैं एक स्तर तक, मतलब ज्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, मगर एक लिमिट तक इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। तार है, कोई प्लास्टिक की वायर है और कोई पीवीसी है, ठीक है। कंगा है, आपका कंगा भी प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। और आपका टूथब्रश के आगे तो नायलॉन होता है, मगर उसकी जो डंडी है वो भी आपकी थर्मोप्लास्टिक है, उसको मोड़ेंगे तो एक स्तर तक टूट जाएगा, तो वो थर्मोप्लास्टिक है। मगर थर्मोसेटिंग जो है वो टूटता नहीं है, इसके आपके स्विचेस बनाए जाते हैं। आपके बिजली के जितने स्विचेस हैं वो किसके बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग के। इसको दो भागों में बांटा है, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट से आपके स्विचेस बनाए जाते हैं, उसका जो रासायनिक नाम है वो बैकेलाइट है। और मेलामाइन जो है वो आपका ये अलग प्रकार का पदार्थ है जो ऊष्मा रोधी है, इसको ऊष्मा नहीं लगती, ऊष्मा के ताप को सह जाता है। जो भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी होते हैं जो आग बुझाने के कार्य करते हैं, उनका जो परिधान होता है, उनका जो कपड़ा होता है, उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है वो मेलामाइन लगा होता है। कितना भी ताप होता है, कितनी भी ऊष्मा होती है, उसको वो सहन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड मेलामाइन। और बैकेलाइट के आपके जितने भी घर के स्विचेस हैं वो बने होते हैं। इनमें विशेष गुण क्या है, इन दोनों में ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। मेन पॉइंट जो आपने लिखना है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, ये तो हो गया प्यारे बच्चों कि विकल्प पदार्थ, प्लास्टिक का जो विकल्प पदार्थ है वो तीन भागों में हमने बांटा है। इधर ध्यान दीजिए सभी। तीन पदार्थ कौन कौन से हैं? विकल्प मतलब हमने जो अभी मैंने बताया कि विकल्प तो चुना हमने, धातुओं को छोड़कर हमने प्लास्टिक को इस्तेमाल किया तो विकल्प हो गया, ठीक है। तो विकल्प के अंदर हम इसको तीन प्रकार के भागों में एक संक्षेप में मैं बताता हूं कि तीन कौन कौन से हैं जो प्लास्टिक को हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो क्या है, अनक्रियाशील है। सबसे पहले प्लास्टिक अनभिक्रियाशील, ठीक है। सेकंड है प्लास्टिक जो है वो हल्का है, प्रबल है और चिरस्थायी। प्लास्टिक क्या है, प्रबल है, एक पॉइंट। दूसरा हल्का है, तीसरा पॉइंट चिरस्थायी है, चिरस्थायी, इसको मैं समझाऊंगा। और थर्ड है प्लास्टिक कुचालक, प्लास्टिक कुचालक। सबसे पहले जो धातु की जो वस्तुएं हैं उनके अंदर गुण होता है कि वो जल और नमी के कारण जंग लग जाता है, वो जो है क्रियाशील है, जंग लगने के बाद वो नष्ट हो जाती है। मगर प्लास्टिक के अंदर ये नहीं है, वो जल और नमी से कोई भी क्रियाशील नहीं करती, प्लास्टिक का प्लास्टिक ही रहता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसका गुण हो गया कि ये जल्दी से खराब नहीं होते। प्लास्टिक प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हल्का है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और चिरस्थायी है, उसको किसी भी आपको जो है उसके आकार में बदल सकते हैं, ठीक है। कितने ही आकार है प्लास्टिक को, जिस ढाल में कुर्सियां हैं, कुर्सी के आकार में ढालना है, मग है, कोई भी किसी भी आकार में टेबल बनानी है प्लास्टिक की, तो उसी सांचे में डाल दीजिए तो वो उसी आकार की प्लास्टिक की टेबल बन जाएगी। तो मैंने अभी बताया कि वो कुचालक हैं, ऊष्मा और विद्युत के दोनों के कुचालक हैं। ये तो हो गया हमारा प्लास्टिक के जो है हमारे गुण हो गए।
अब आती है बात प्लास्टिक और पर्यावरण। मेन जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक और पर्यावरण। अब यदि हम गुणों के साथ देखें तो प्लास्टिक का पर्यावरण के साथ जो है वो हमारा एक एक्सपीरियंस जो है वो एक दुष्प्रभाव है इसका कि ये गलता नहीं है। एक शब्द है जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। इन दोनों को समझिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ जो जीवाणुओं द्वारा जल्दी गल जाते हैं, वो आक्रमित होकर सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जिससे पर्यावरण हमारा शुद्ध हो जाता है। ठीक है। जैव निम्नीकरण पदार्थों का जो टाइम पीरियड है वो सभी पदार्थों का अलग अलग है। ऐसे तो पॉलीथीन भी जैव निम्नीकरण है मगर इसको सालों लग जाते हैं। ठीक है। आपके खाद्य पदार्थ जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो 1-2 सप्ताह में जैव निम्नीकरण हो जाते हैं। ऐसे ही हम पदार्थों की लिस्ट बना सकते हैं। कागज है, ठीक है, महीने तक यदि पड़ा रहे तो जैव निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है इसका जो टाइम पीरियड है आपका प्लास्टिक का वो सालों साल है। पॉलीथीन का है, प्लास्टिक का है, ये सालों साल जो है गलते नहीं है। तो वो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। सीवर के अंदर पॉलीथीन प्लास्टिक फंस जाता है तो सीवरेज रुक जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, उनके जो है तल के अभी जो है सारा पॉलीथीन और वो जो है उनके अंदर सड़ रहा है, गल रहा है। वो गलता तो है नहीं क्योंकि जैव निम्नीकरण में सालों लग जाते हैं, जिससे जो है उसका जल जो है वो दूषित हो रहा है। तो ये समस्या है कि हमारा प्लास्टिक और पर्यावरण के साथ जो है मेल नहीं खाता है, ये हमारे लिए जो है हानिकारक है। तो इसको प्लास्टिक का जो है हम किस प्रकार से जो है इसका कम से कम इस्तेमाल करें, जहाँ बहुत जरूरी है तो वहीं इस्तेमाल करें, नहीं तो जूट और जो है आपके कपड़े के थैले आते हैं उनका इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाते हैं तो आप अपना जूट का थैला या आप कपड़े का थैला बना लें, वो लेकर जाएं। पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। जहाँ पर यूज है उसको जो है किस प्रकार से करें मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं 4R। ये सभी याद कर लेंगे। 4R का मतलब है, R का मतलब एक तो है रिड्यूस, ठीक है, एक का मतलब है रीयूज, एक का है रिसाइकिल और एक का मतलब है रिकवर। ये 4R है। ठीक है। रिड्यूस मतलब इसको कम से कम इस्तेमाल में लें, रीयूज मतलब इसको दोबारा से इस्तेमाल में लें, रिसाइकल मतलब इसका पुनः चक्रण करें और रिकवर मतलब इसको दोबारा से इस्तेमाल करें। ठीक है। ये 4R है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 4R के जो है वो उनके नाम लिखिए सीरियल वाइज। ठीक है। तो आपने इस सीरियल के अंदर इनके नाम लिखने हैं, ऊपर नीचे नहीं लिखना प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये इनके नाम है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। प्यारे बच्चों, ये था 8वीं कक्षा का तीसरा पार्ट, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस पार्ट को इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जितने भी रेशों के प्रकार हैं, ठीक है, प्लास्टिक के विकल्प पदार्थ हैं, थर्मोप्लास्टिक है, मैं दोबारा से रिवाइंड कर रहा हूँ। जो मुख्य उनके संक्षिप्त पॉइंट हैं, थर्मोप्लास्टिक को ध्यान से समझना है, थर्मोसेटिंग है, ठीक है, और आपके रियॉन, नायलॉन और प्लास्टर हैं, इनके यूजेस हैं, ठीक है, और आपका बेकेलाइट और मेलामाइड और जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण और लास्ट में आपके 4R। प्यारे बच्चों, थैंक यू, गुड डे।